कनाडा में क्या आपका सीआरएस स्कोर लो है, या तो आपकी वर्क परमिट बहुत ही जल्द एक्सपायर हो रही है और आपको ये नहीं पता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। मतलब डिफरेंट पीएनपी प्रोग्राम्स या फेडरल प्रोग्राम्स में आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, या तो वर्क परमिट की एक्सपायरी के बाद क्या होगा, या उससे पहले कौन से कट ऑफ में, या तो कौन से ऑक्यूपेशन सिलेक्शन में, या तो कौन से प्रोग्राम में आप सिलेक्ट होंगे। मान लीजिए ये सब भी कंफ्यूजन का अगर कोई सॉल्यूशन दे दे तो करेक्ट। हम लोग आपके लिए 6 सॉल्यूशन आज लेके आए हैं जो डेफिनेटली आपको बहुत यूजफुल होंगे। एंड आई रियली बेट यू कि ये 6 सॉल्यूशन सुनने के बाद आप ये तो कंफर्म कर पाएंगे कि आपके पास पूरे यूट्यूब में कोई ऐसा एक वीडियो नहीं है जो ये सभी के सभी यूनिक और रिक्वायर्ड एंड पॉसिबल सॉल्यूशन आपको दे पाएगा। तो हम ये पूरे वीडियो में 6 के 6 सॉल्यूशन बता रहे हैं जो ऐसे स्टूडेंट या जो भी वर्कर्स हैं उनको हेल्प करेंगे। मेक श्योर कि ये वीडियो हमने हिंदी में इसीलिए बनाया है कि जिससे पेरेंट्स भी अपने सन या डॉटर जो वहाँ पे कनाडा में चिंतित है या तो वरीड कर रहे हैं कि उनका क्या होगा फ्यूचर, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कर पाए और हो सके तो इस सॉल्यूशन में से कोई एक सॉल्यूशन में उसके साथ डिस्कस भी कर पाए। तो हम ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और अगर आपको सही में ये यूजफुल लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन नंबर 1 से। एक्सप्लोर प्रोविंस स्पेसिफिक पीआर पाथवे। मतलब होता ये भी है कि आप अगर जिस प्रोविंस में हैं और वहीं पे जॉब ढूंढ रहे हैं और कुछ प्रोग्राम्स में आपका ऑक्यूपेशन उसमें लिस्ट नहीं हो रहा है, या तो उनके सिलेक्शन में नहीं आ रहा है, या तो लेबर मार्केट की जो शॉर्टेज है उसमें उनको वो ऑक्यूपेशन की रिक्वायरमेंट अभी कम सीआरएस स्कोर पे नहीं है, तो आप वो बाकी के प्रोविंस को भी अपने कंसिडरेशन में ले सकते हैं जहाँ पे डिफरेंट पाथवेज अवेलेबल है और ऑक्यूपेशन या आपके ऑक्यूपेशन को लेके। एग्जाम्पल के तौर से न्यू फाउंडलैंड लैब्राडोर हो गया, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी हो गई, या तो रूरल एरियाज हो गए अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया को लेके। ये ऐसी जगह है जहाँ पे अभी भी काफ़ी लो स्किल और मीडियम स्किल लेवल के भी ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट किया जा रहा है कम सीआरएस स्कोर पे, या तो कम स्कोर पे, या तो उनके प्रोविंशियल प्रोग्राम्स में। अब बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 2 की, फ्रेंच के बारे में। लर्न फ्रेंच फॉर द बोनस पॉइंट। अब आपको पता ही होगा कि फ्रेंच लैंग्वेज का आपका लेवल अगर आप इम्प्रूव करते हैं और उसकी रिक्वायर्ड एग्जाम देते हैं तो पीआर के पॉइंट में सीआरएस स्कोर में कम में सेलेक्ट हो ही जाते हैं। बट मैं उससे भी ज़्यादा आपके लिए बात करने वाला हूँ कि मान लीजिए कि आपका अगर वर्क परमिट का एक्सपायरी जो है वो 6 मंथ या उसके ऊपर अभी भी बाकी है और आप फ्रेंच सीखते हैं तो इसके बेनिफिट देखिए। नंबर 1, आप अगर CLB 5 भी स्कोर करेंगे जो बेसिक लेवल का फ्रेंच है, मतलब समझ लीजिए आपने A1, A2, B1, B2 फ्रेंच का लेवल का लैंग्वेज सीख लिया और उसके बाद आप TCF या TEF एग्जाम को अपीयर करते हैं और मिनिमम स्कोर CLB 5 भी करते हैं तो भी आपका वर्क परमिट का एक्सटेंशन भी हो जाएगा अप टू 2 इयर्स के लिए अंडर द फ्रैंकोफोन मोबिलिटी प्रोग्राम। और अगर CLB लेवल 7 को स्कोर करते हैं तो आप PR में डायरेक्ट एलिजिबल होते हैं जिसमें कम CRS स्कोर पे भी आप सिलेक्ट हो रहे हैं। ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि भाई ये स्कोर जो आ रहा है वो आपके रिक्वायर्ड स्कोर के कम स्कोर से भी वो अभी सिलेक्ट हो रहा है फ्रेंच लैंग्वेज में, मतलब फेडरल ऑप्शन में। तो ये दोनों बेनिफिट है। प्लस काफ़ी सारे प्रोविंसेस ऐसे हैं जिसमें फ्रेंच को लेके एडिशनल पॉइंट भी उनके पीआर पाथवेज में या तो PNP प्रोग्राम्स में मिलते हैं। और उससे भी ज़्यादा जब आप फ्रेंच सीख गए होते हैं और वो अपने CV में इंक्लूड करते हैं या तो रिज्यूमे में इंक्लूड करते हैं और जब जॉब अवेलेबिलिटी को अप्लाई करते हैं तो आपको जॉब के ऑप्शंस भी बहुत इजीली मिलते हैं और साथ में सैलरी भी इंक्रीज होके होती है, मतलब सिलेक्शन में सैलरी ज़्यादा मिलती है जस्ट बिकॉज ऑफ बायलिंगुअल आपका जो स्टेटस होता है उसकी वजह से। अब बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 3 की। आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज में भी एनरोल हो सकते हैं। मतलब वर्क परमिट आपकी एक्सपायर हो रही है और आपके पास 6 महीने से भी कम समय बचा है और आपको लग रहा है कि आप फ्रेंच भी नहीं कर पाएंगे, तो आप साथ साथ में कंप्लीट अगर फ्रेंच को अभी नहीं कर पा रहे हैं तो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम आप कोई भी प्राइवेट या पब्लिक फंडेड कॉलेज में ले सकते हैं जिसमें 8 मंथ्स की वैलिडिटी का छोटा सा कोर्स मिलेगा जो आपको फुल टाइम स्टडी परमिट देगा। साथ साथ में आप 24 घंटे पर वीक काम भी कर पाएंगे पार्ट टाइम, और उसकी वजह से ये बेनिफिट होगा कि आप अपना स्टेटस भी मेंटेन कर पाएंगे, पढ़ाई भी कर पाएंगे, अर्निंग भी इतनी हो जाएगी कि लिविंग कॉस्ट निकल जाएगी और साथ में फ्रेंड्स को प्रिपेयर करने का ज़्यादा टाइम भी मिल जाएगा। या तो आपने जो प्रोग्राम में एप्लीकेशन रखी है उसमें कम CRS आएगा या स्कोर लेवल कम होगा, उसके लिए आप वेट भी कर सकते हो। बिकॉज ये तो एक बात सही है कि अभी कनाडा ने जिस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस आउटसाइडर्स के लिए बना दिए हैं या बढ़ा दिए हैं उसमें इनसाइडर्स को ये बेनिफिट होने वाला है। और इवन गवर्नमेंट ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनसाइडर्स को PR देने में
ज़्यादा इंटरेस्टेड है रेदर देन कीप ब्रिंगिंग न्यू कमर्स फ्रॉम द आउटसाइड। अब बात करते हैं चौथा सॉल्यूशन, जो भी बहुत ही यूनिक है और काफ़ी स्मार्ट स्टूडेंट इसको भी इम्प्लाई कर रहे हैं। अगर आप ये देख रहे हैं कि आपका वर्क परमिट जल्दी ही एक्सपायर हो रहा है और आपको पढ़ाई शायद कनाडा में नहीं करनी है, तो आप यूएसए में भी अपनी पढ़ाई शुरुआत कर सकते हैं, या तो क्रेडिट ट्रांसफ़र से आगे का पढ़ भी सकते हैं। मतलब कैनेडियन ग्रेजुएट्स का जो एजुकेशन है वो सभी के सभी सब्जेक्ट्स की क्रेडिट यूएस में इजीली क्रेडिट ट्रांसफ़र के तौर से मिल जाती है, तो आप आगे की पढ़ाई वहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर से आप स्टेम प्रोग्राम में पढ़ने चले गए, तो स्टेम प्रोग्राम में ये बेनिफिट है कि पढ़ाई 1 साल की भी लेने के बावजूद आपको 3 साल का ओपन वर्क परमिट मिलता है, जिसको ओपीटी बोला जाता है, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो उससे ये बेनिफिट होगा कि आपकी पढ़ाई वहाँ खत्म होगी, आप 3 साल का वर्क परमिट लोगे, मीनवाइल आप अपने पीआर्स के स्कोर का कनाडा में वेट भी कर रहे हो और वो भी साथ में चल रहा है। उससे भी ज़्यादा जैसे आप वर्क करोगे यूएसए में, वो भी आपका सीआरएस स्कोर बढ़ा देगा, और साथ साथ में आपको यूएस में भी अगर अच्छा खासा काम मिल जाता है या H1 में मिल जाता है या ईबी कैटेगरी में या तो ओ कैटेगरी में आप आगे इमिग्रेशन अप्लाई करते हो, तो आप यूएस में भी सेटल हो सकते हो। तो ये भी बहुत यूनिक बेनिफिट है और शायद वो कोई भी यूट्यूब वीडियो में नहीं बताया जा रहा है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 5 की। आप बिजनेस स्टार्टअप भी कर सकते हैं। मतलब आपका वर्क परमिट अगर एक्सपायर हो रहा है और आप देख रहे हैं कि आपके पास बिजनेस स्टार्ट करने की कोई अपॉर्चुनिटी है, तो डिफरेंट प्रोविंस में ये प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है। वहाँ पे आप सर्टेन इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट को कवर करके वहाँ पे बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें कैनेडियन ग्रेजुएट्स को बिजनेस स्टार्ट करना भी अलाउड है, और उसके बेस से अगर वो सक्सेसफुल एप्लीकेशन हो जाती है, ऑफकोर्स वो प्रोसेस लंबी है, बट अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है तो आप अपना बिजनेस वर्क परमिट भी एडिशनल ले सकते हैं। ये भी एक यूनिक आइडिया है जो बहुत ही कम वीडियोज़ में बताया जा रहा है। इससे आगे हम बात करते हैं लास्ट सॉल्यूशन, जो है सॉल्यूशन नंबर 6। आप इंडिया में भी अगर वापस आ जाते हैं कि आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है 1-2 महीने 3 महीने में, और जो 5 सॉल्यूशन दिए उसमें से कोई सॉल्यूशन आप नहीं ले रहे हो, बट आपका इंडियन वर्क एक्सपीरियंस भी आपका अगर सीआरएस बूस्ट कर रहा है, तो काफ़ी ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जिनको ये पता है कि अगर वो इंडिया में आके 1 साल भी काम करते हैं या 2 साल काम करते हैं तो उनका सीआरएस स्कोर बढ़ ही जाएगा, क्योंकि उसमें फॉरेन एक्सपीरियंस के भी आपको पॉइंट मिलते हैं जो इंडिया आपके लिए फॉरेन एक्सपीरियंस का काम करेगा। तो वहाँ पे भी आप 1 साल अगर इंडिया में आके वर्क एक्सपीरियंस करते हैं और अपनी पीआर की फाइल को अगर चालू रखते हैं, तो भी आपको आगे जाके ये बेनिफिट होगा कि आप इंडिया का वर्क एक्सपीरियंस वहाँ पे काउंट कर पाएंगे। साथ साथ में आप इंडिया में लीगल स्टेटस से जो रह रहे हो, मतलब कनाडा को आपने अंडर द लिमिट, मतलब आपका जो वीज़ा एक्सपायर हो रहा है उससे पहले आपने छोड़ दिया है, तो वो एक पॉजिटिव साइन बनेगा आपके लिए। अब एक प्रो टिप्स आपको दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। आपको ये ध्यान रखना है कि इतनी चीज़ें नहीं करनी है। नंबर 1, आपको असाइलम फाइल नहीं करना चाहिए, बिकॉज असाइलम फाइल करना और उसके ऊपर झूठ बोलना, और फिर वो गवर्नमेंट जब आपको डेलीगेट करेगी, जो अभी काफ़ी बड़े पैमाने पे चल रहा है, तो आप अपनी होम कंट्री में भी वापस आओगे तो भी उसके नुकसान बढ़ जाएंगे। और सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो पूरे वर्ल्ड में आप कभी भी कोई भी कंट्री में रेगुलर वीज़ा स्ट्रीम में नहीं जा पाओगे, बिकॉज ये असाइलम जब भी आप डिक्लेयर करते हैं या तो अप्लाई करते हैं, तब उससे आपको बाकी की कंट्री में ट्रैवल आपका रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। नंबर 2, काफ़ी स्टूडेंट या एप्लीकेंट्स या वर्कर्स ये सोच रहे हैं कि वो अभी विजिटर वीज़ा टेम्पररी ले ले और वहाँ रुक जाए, तो उससे भी आपका नुकसान ही हो रहा है। तो ये भी मत कीजिए, बिकॉज एट द एंड आपका विजिटर वीज़ा जो है वो आपको वर्क राइट्स नहीं देता, और जो भी आप वहाँ पे रह रहे हो वो कॉस्टली ही लाइफ आपकी लिविंग कॉस्ट हो रही है, और कैश में काम करना इट इज़ ब्रीच ऑफ द लॉ। तो बेटर है कि वो चीज़ों को आप ना अपनाएं। एंड नंबर 3, आप वो ऑप्शंस के पीछे ना लगे रहें जो ऑप्शन के लिए आपको लग रहा है कि अभी मेरे चांसेस कम है। बेटर है कि ये सॉल्यूशंस जो बताए उसमें से कोई एक सॉल्यूशन को ऑप्ट करें। अगर आप इस बारे में पूरा डिटेल में कोई ना कोई हेल्प या कोई भी असिस्टेंस चाहते हैं, तो हमारे इंस्टाग्राम का आईडी हमने डेडिकेट किया हुआ है इमिग्रेशन के लिए, कनाडा इमिग्रेशन के लिए, जहाँ पे हमारे लाइसेंस इमिग्रेशन कंसल्टेंट आपको गाइड कर सकते हैं। तो आप उसका कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और हमने हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी यहाँ पे रखा हुआ है, वहाँ पे आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड होपफुली आपको इस वीडियो से पूरा डिटेल सॉल्यूशन मिल रहा है। और अगर इसमें से आपको सही में वैल्यू मिल रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे जो वहाँ पे आपके कनाडा में है उनको आप ये शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।